टू योर यूट्यूब चैनल। एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा एनपीओ क्या होता है। हमने एनपीओ के बारे में पढ़ा था कि एनपीओ जो होता है बेसिकली हमारा एक तरीके का नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने देखा था कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ सेंस कि जैसे इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये बेसिकली कैश बुक होता है, ये कैश बेसिस पे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक तरीके से समरी ऑफ द कैश बुक हमको प्रोवाइड कराता है और इसका जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंशियल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने देखा था डिटेल में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है, क्या चीज़ें होती हैं और इसका फॉर्मेट किस तरीके से चलता है। ठीक है बच्चों। फिर हमने समझा था कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमको करंट ईयर के बेसिस पे नोट करनी होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को ये इग्नोर करता है और इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेन फोकस करने वाली बात होती है वो ये है कि ये करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। सर, अब ये करंट ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो बच्चों, इसका मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि ये प्रीवियस ईयर, ये नेक्स्ट ईयर के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजेक्शन इनकी करंट फाइनेंशियल ईयर को रिलेट करती है, ये उसी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है। इसके आगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, इसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या हुआ? मीन्स हमने काम करा लिया है, हमारे एक्सपेंसेस ड्यू हैं लेकिन हमने इसको भी पे नहीं किया है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से किस चीज़ का काम करेगी यहाँ पर? ये हमारा हो गया लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या हुआ? मीन्स हमने एक्सपेंस ऑलरेडी एडवांस में कर दिया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करते हो, पहले आप रिचार्ज करते हो, उसके बाद आप उसके सर्विसेज को यूटिलाइज करते हो। जैसे आप समझ सकते हो कि जियो का जो आपका 555 का प्लान चल रहा है आज के डेट में, उसमें क्या होता है 84 डेज हमको सर्विसेज मिलती हैं और उसका जो पेमेंट होता है वो हम क्या करते हैं? एडवांस में करते हैं। तो ये हमारे लिए किस चीज़ का काम करेगा? यहाँ पर असेट्स का काम करेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए किस चीज़ का काम करता है? असेट्स का काम करता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए किसका काम करता है? लाइबिलिटी का काम करता है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने अभी पे नहीं किए हैं, हमको अभी करने हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी है और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? असेट्स है। आओ बच्चों, अब इसको सीखते हैं। अब ये किया कैसे जा सकता है? ये देखिए, सैलरी पेड का मीनिंग है यहाँ पे कि पूरे साल में इसने 1,50,000 मीन्स 1,50,000 सैलरी इसने क्या कर दी है? पे कर दी है। आउट ऑफ दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर इज 20,000। अब इसको देखो, ये लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का क्या मतलब हुआ कि ये करंट ईयर को नहीं रिलेट करता है, ये करंट ईयर से नहीं है, और ये सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर है 1.5 लाख रुपए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब सैलरी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अब कैसे करना है इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये देखो, सैलरी पेड का मतलब क्या हुआ कि सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना हो गया? 1,50,000। अब ये देखो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर है, मींस कि ये हमारा प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग क्यों बोला। आप एक बात समझिएगा, इसको मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग क्यों बोला। देखिए, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मैंने आपको क्या बोला कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल 2017 और ये हो गया हमारा 31 मार्च 2018। अगर यहाँ पर मान लो कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यहाँ पर लिखी गई होगी, मान लो तुम्हारा यहाँ पे लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000, तो भाई ये 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग का तो हो नहीं सकता है, ये प्रीवियस ईयर का ही तो हुआ,
और करंट ईयर के लिए इसको क्या काउंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, इसलिए इसको हम करंट ईयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना था 20,000, ये हमारा कितना है यहाँ पर 20,000, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, मैंने ओएस करके डिनोट किया है, आप आउटस्टैंडिंग ही लिखेंगे, एग्जाम में आपको आउटस्टैंडिंग ही लिखना होगा, ठीक है बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर ऑफ, और ये हमारा कितना है 20,000 रुपये, ये हमारा हो गया यहाँ पर बच्चों 20,000। तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,30,000, क्लियर है। और ये जो हमारा 1,30,000 है, क्लियर है, ये जो हमारा यहाँ पर 1,30,000 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड में जाएगा, ये डेबिट साइड में। और ये क्या है, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, ठीक है, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर लिखा है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी हमारा बचेगा उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करना होगा, ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गया। नाउ अगला चीज़ हम लोग देखते हैं, ये क्या है, सैलरी पेड 1,50,000, प्रीपेड सैलरी एट द एंड। प्रीपेड सैलरी एट द एंड मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ पर आप समझो, ये 31 मार्च है, और ये मान लो मेरा हो गया प्रीपेड सैलरी एट द एंड, मीन्स यहाँ पर आएगा। और प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या हुआ, काम मैंने अभी करवाया नहीं है, लेकिन मैंने एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया। मीन्स हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैंने अपने एम्प्लॉय को फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये दे दिए, तो भाई इस मंथ की तो सैलरी मैंने दी ना उसको, 31 मार्च 2018 की मार्च की सैलरी मैंने दी, मार्च की सैलरी के साथ साथ मैंने अप्रैल की भी सैलरी दे दी। और ये जो मेरी अप्रैल की सैलरी होगी वो कौन सी ईयर की होगी, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 की सैलरी होगी। बात क्लियर है बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको क्या समझाया, भाई मैंने उसको मार्च की सैलरी तो दे दी करेंट फिनेंशियल ईयर की, उसके साथ साथ मैंने उस एम्प्लॉय को अप्रैल की भी सैलरी दी, और ये जो अप्रैल की सैलरी है ये 1/4/2018, मीन्स ये हमारा फिनेंशियल ईयर चेंज हो गया यहाँ से, ये कौन सा फिनेंशियल ईयर हो गया, 18 टू 31 मार्च 2019 का फिनेंशियल ईयर हो गया। तो अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बोलता है कि हमको करंट ईयर की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करनी है। तो भाई अगर ये प्रीपेड सैलरी एट द एंड है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सैलरी पेड, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये हमारा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बच्चों, 1,50,000। और हमें यहाँ से क्या करना है, इसको लेस करना है, और ये हमारा हो जाएगा प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है बच्चों। और ये हमारा कितना है 30,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1,20,000। और ये जो 1,20,000 है, ये जो हमारा 1,20,000 है, ये हमारा कहाँ जाएगा, सिंपल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बात क्लियर है। इसी तरीके से अभी हम इस वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट, सैलरी
पेड 1 लाख, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। अब आप बात को समझिएगा, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड की बात हो रही है तो मतलब भाई देखो, ये फिर से मेरा आपका 1 अप्रैल 17, 31 मार्च 18, और यहाँ पर मेरा हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। मीन्स हमने इस मंथ का काम करवाया लेकिन अभी अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी है और ये हमको देना है। तो जब ये हमको देना है तो ये हमारा करंट ईयर के एक्सपेंस में आएगा। तो जब ये हमारा करंट ईयर के एक्सपेंस में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सैलरी पेड, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बच्चों, 1 लाख रुपए। और हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड कितना, 20,000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000। और ये इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड, वेरी गुड, डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट करेंगे। ये भी हमारा कौन सी साइड में जाएगा, ये भी हमारा डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसी तरीके से ये आपको क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल आपके पास और है, प्रीपेड सैलरी। अब फिर से देखिएगा आप, मैंने क्या बोला, प्रीपेड सैलरी इन द बिगनिंग। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, करंट ईयर में मैंने अपने एम्प्लॉय से काम नहीं कराया लेकिन मैंने उसको सैलरी दे दी। तो बच्चों अब आप ही बताओ, ये मेरा क्या है, करंट ईयर, करंट ईयर का एक्सपेंस मैंने एडवांस में कर दिया और अब मैं उस एम्प्लॉय से अप्रैल में काम करवाऊंगा। मीन्स अप्रैल की सैलरी मैंने उसको एडवांस में पे कर दी। अब आपको समझ में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो यहां पर हमको क्या लिखना होगा, इसका सॉल्यूशन, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर is 1 lakh rupees. Salary paid is 1 lakh rupees plus prepaid salary in the beginning. ये क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, है ना बच्चों। ये हमारा 1 लाख रुपीज़ और ये हमारा 20,000, तो ये हमारा हो गया 1,20,000। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मीन्स अब ये जो हमारा 1,20,000 है ये हमारा किस में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये हमारा किस में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन से साइड में, डेबिट साइड में। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही इंक्लूड करना है। और यहां पर हमने क्या सीखा, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें भी हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस को काउंट करना है। अगर वो एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का है, अगर वो एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर का है, हटा दो। क्या कर दो, हटा दो। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, इसको समझने से पहले
मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, जब भी हम एनपीओ का, जब भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा वो मैं आपको इसका समझाना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है बच्चों, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, फिर हमारा बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, उसके बेसिस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमको कैपिटल फंड मिलेगा। वो कैपिटल फंड हमारा लाइबिलिटीज साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, और उस कैपिटल फंड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस आएगा उसको प्लस करेंगे, अगर डेफिसिट आएगा तो उसको माइनस करेंगे। अब देखो, ये हमारा क्या है, सैलरी पेड। अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं, यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट, ये डेबिट और ये रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। समझते रहो अच्छे से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपने समझ लिया तो समझो सब्सक्रिप्शन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सोचो, इसी टॉपिक से रिलेटेड जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन वाला, वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये क्या है, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने क्या समझाया था, बताओ बालको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सर आपने समझाया था, चाहे ट्रांजैक्शन करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, सारी चीज़ हमको इंक्लूड करनी होती है। तो बालको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे बाई सैलरी, कितना, 3 लाख। क्लियर है? अब देखो, जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब हमारा यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना तो देखो कैसे किया जाएगा। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बालको डेबिट, ये बालिकाओं क्रेडिट, और ये हमारा बच्चों हो गया एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया इनकम और ये फिर से अमाउंट। अब क्या, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस इंफॉर्मेशन में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को ही पोस्ट करना होता है। तो अब दिमाग लगाओ, अब हमारा यहाँ पर बनेगा, देखो ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि ये कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है और ये कंप्लीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है। क्लियर है? जब भी हम कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं बनाते तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या करेंगे, बोलिए आप ही लोग बोलो, सैलरी पेड। यस, वेरी गुड, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। काफ़ी समझदार बच्चे हैं आप लोग। ड्यूरिंग द ईयर ये हमारा कितना आएगा, 3 लाख। चलो, अब प्रीपेड सैलरी बिगनिंग की है, बिगनिंग की मतलब ये करंट ईयर को कोरिलेट करता है ना। प्रीपेड सैलरी अगर ये बिगनिंग की है तो किसको कोरिलेट करेगा, ये करंट ईयर को कोरिलेट करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया प्रीपेड सैलरी। हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रीपेड सैलरी को हमने प्लस किया, और वो भी प्रीपेड सैलरी कौन सी, इन द बिगनिंग। ये आपको ध्यान में रखना है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया। और ये हमारा यहाँ पर आ गया 10,000। फिर हमको क्या प्लस करना होगा, फिर हमें क्या प्लस करना होगा, फिर हमें प्लस करना होगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा, क्लोजिंग वाला। तो हमने यहाँ पर क्या प्लस कर दिया बच्चों, हमने यहाँ पर प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा, क्लोजिंग वाला। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड
और ये हमारा कितना है 20,000, तो हमारा टोटल कितना हो गया 3,30,000। ये बात क्लियर है। चलो अब प्रीपेड सैलरी एट द एंड, प्रीपेड सैलरी एट द एंड, प्रीपेड सैलरी एट द एंड, सोचो सोचो क्या होगा प्रीपेड सैलरी एट द एंड, मीन्स नेक्स्ट ईयर की, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की मान लो अप्रैल मंथ की सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी, तो इसको क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर का है हटा दो, तो माइनस प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी एट द एंड, कितना है प्रीपेड सैलरी एट द एंड 15,000। चलो और क्या लेस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग सोचो सोचो क्या होगा बिगनिंग 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 माइनस, क्यों क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करती है, तो हमारा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, बिगनिंग ठीक है, मैंने BEG लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो, काफ़ी होशियार बच्चे हो। ये आपका हो गया 12,000। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 3,30,000 में से 27 माइनस कर दो, क्वाइट ईजी, तो 2,03,000 रुपीज़ में। और ये जो 2,03,000 है ये हमें यहाँ पर लिखना होगा, कैसे, टू सैलरी, कितना 2,03,000। ये बात आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो हमको उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। और हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत ध्यान देना तभी बनेगा जब हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होगी, और मैक्सिमम जगह हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम हमको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सो अभी हमको ये देखना है कि किस तरीके से हमको करना है। सो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, और ये भी हमारी क्या है एक्सट्रैक्ट, वेरी गुड, ये भी हमारी क्या है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और ये कौन सी बैलेंस शीट है, एज ऑन 1 अप्रैल 2017, एज ऑन 1 अप्रैल 2017। और यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, यहाँ पर अमाउंट, फिर से असेट्स, और ये हमारा यहाँ पर अमाउंट। अंडरस्टूड, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब देखो फिर से एक हमको क्लोजिंग का भी बनाना है, ये अभी हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं क्योंकि ये हमारा भी हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इसको बैलेंस शीट में आप किस तरीके से पोस्ट करोगे। और ये हमारा हो जाएगा 31 मार्च 2018, ऐसे चलो इधर चलो, राइट, ओके। लाइबिलिटी, अमाउंट, और यहाँ पर असेट्स, और यहाँ पर अमाउंट, क्लियर है। नाउ अब आप ही बताइए, प्रीपेड सैलरी, ये ओपनिंग या क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और प्रीपेड सैलरी का मीनिंग क्या हुआ, आपने ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो अब तो ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं हुआ ना, अब आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो प्रीपेड सैलरी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रीपेड सैलरी, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी कितना है बच्चों, 15,000, सॉरी 15,000 नहीं है, ओपनिंग वाला 10,000 है, तो ये हमारा यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रीपेड सैलरी ये हमारा 15,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ, अभी हमें एक्सपेंस करने हैं, मींस लाइबिलिटी, ये ओपनिंग में चला जाएगा, ये क्लोजिंग में चला जाएगा। बस मुझे आपको यहाँ पर ये दिखाना था कि जब बैलेंस शीट बनेगी तो आपको एडजस्टमेंट में इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा।
तो ये मेरी हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक चीज़ बहुत ध्यान से, जहाँ जहाँ मैंने ओएस लिखा है, बताओ आपको क्या लिखना होगा? सर पूरा लिखना है, 12,000 20,000, वेरी गुड, आपको पूरा लिखना है 12,000, और ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर 20,000। तो इस तरीके से हमको करना होता है। एट लास्ट मैं आपको ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आउटस्टैंडिंग हमारा एट दी एंड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस। अगर आउटस्टैंडिंग हमारा बिगनिंग है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस। और अगर हमारा प्रीपेड एट दी एंड है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? माइनस। और अगर हमारा बिगनिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये एक टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। So you can subscribe our channel, you can press the bell icon, you will get the notification whenever the videos will be uploaded. Thanks for watching the video, student.